वेलकम टू सोर्ड ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के। तो क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन और हम लोग कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, केस कैसे प्रेजेंट करता है, तमाम की तमाम डिटेल को आज हम देखेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम लोग पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम एट्रियल फिब्रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। हार्ट हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मायोकार्डियम के साथ। ठीक है, मायोकार्डियम क्या है? हार्ट के मसल्स हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। ये मेरे पास मसल है, तो हार्ट ने ब्लड पंप करना होता है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल आना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये चेंज होते हैं आयंस के अंदर, जिसकी मैं बात बाद में करूँगा मसल फिजियोलॉजी के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्शन होती है जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, तो एक्शन पोटेंशियल लाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड हमारे पास कोई स्टिमुलस भी हो सकता है, कोई करंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है बाहर से हमें देनी पड़ती है जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए। तो थ्रेशोल्ड अचीव कराने के लिए हमारे हार्ट के अंदर अल्लाह ताला ने एक वायरिंग की हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। हमारे पास एक सेल लगाया हुआ है अल्लाह ताला ने जिसको हम बोलते हैं SA नोड। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे SA नोड बना हुआ है। ये क्या करेगा? ये इम्पल्स जनरेट करेगा, थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल अचीव कराने के अंदर हेल्प करेगा, थ्रेशोल्ड अचीव कराने के अंदर हेल्प आउट करेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड अचीव होगा, डिपोलराइजेशन होगी, उसके बाद मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। SA नोड अगर तो हमारे पास ऐसे नोड करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको पूरे के पूरे हार्ट के अंदर जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास पूरा सिस्टम है, पूरा जाल बिछा हुआ है इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो ऐसे नोड से इम्पल्स जाती है हमारे पास AV नोड की तरफ विद द हेल्प ऑफ इंटरनोडल पाथवे। आप देखें, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, और कुछ हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी चली जाती है। ऊपर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम मौजूद है विद द हेल्प ऑफ बैकमैन्स बंडल। अब इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुई, यहाँ पे ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की, यहाँ पे करंट आया, जैसे करंट आया थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, तो कंट्रैक्शन हो गई हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की डिपोलराइजेशन होगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो हमें ये वेव देखने को मिलती है ECG के अंदर, जिसको हम P वेव बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डिले आएगा जिसको AV नोडल डिले बोलते हैं। उसके बाद ये इम्पल्स नीचे को जाएगी विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हेस, उसके बाद लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच, और उसके बाद परकंजे फाइबर। ये कौन सा एरिया है? ये वेंट्रिकल्स का एरिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब इम्पल्स यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगी, यहाँ पे हमारे पास थ्रेशोल्ड अचीव होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, उसके बाद डिपोलराइजेशन, और फाइनली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी वेंट्रिकल्स की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी इसको दिखाया गया है इन वेव्स के साथ। ये 3 डिफरेंट वेव्स हैं। एक को हम बोलते हैं Q वेव जो कि नीचे को आ रही है, एक R वेव जो ऊपर को जा रही है, और X वेव और एक S वेव जो कि नीचे को आ रही है। अगेन QRS कम्प्लेक्स भी इसको हम बोलते हैं। QRS कम्प्लेक्स क्या होती है? ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही होती है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद होगी, एक्चुअल में डिपोलराइजेशन को दिखा रही होती है, अगर आप एग्जैक्ट कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो हमारे पास P वेव क्या कर रही है? एट्रिया की डिपोलराइजेशन को हमारे पास शो करवा रही है। इसी तरह QRS कम्प्लेक्स क्या करवा रहा है? हमारे पास वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन को एग्जामिन कर रहा है। और उसके बाद जब रिलैक्सेशन होती है तो रिलैक्सेशन के दौरान हमारे पास क्या बनती है? T वेव बनती है। वेंट्रिकल क्योंकि बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसलिए इनकी जब रिलैक्सेशन होगी तब भी एक वेव बनेगी जिसको हम T वेव बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान QRS कम्प्लेक्स, रिलैक्सेशन के दौरान T वेव। अगर आप असल कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो डीपोलराइजेशन के दौरान QRS कम्प्लेक्स और रीपोलराइजेशन के दौरान T वेव बनती है। ओके, मैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर सकें, ईजी है बच्चों के लिए पिक करना। तो जब भी हमने अरिथमियास को पढ़ना है हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इस बेसिक नॉलेज का है, इर्रेगुलर हार्ट रिदम इज कॉल्ड एज अरिथमिया। तो अरिथमिया की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, अरिथमिया होते क्या हैं। तो जब भी हमारे पास इर्रेगुलर हार्ट का रिदम होगा इसको हम अरिथमिया बोलते हैं। अरिथमिया बहुत किस्म के होते हैं। तो असल में रिदम होता क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं। रिदम कुछ भी नहीं है, रिदम इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट आपको पता है, ऐसे नोड से AV नोड से परकंजे फाइबर तक का सफ़र, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जो कि हमारे पास नॉर्मली हो रही होती है स्टेप वाइज। यानी कि ऐसा नहीं होता कि परकंजे फाइबर से इम्पल्स उठे और वो ऐसे नोड की तरफ जा रही हो। ये बिल्कुल स्टेप वाइज होता है, ऐसे नोड से परकंजे फाइबर्स की तरफ सफ़र किया जाता है। अगर तो
ये स्कीम सही तरीके से वर्क नहीं कर रही, ये प्रोग्राम सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। एसए नोड से एवी नोड की तरफ इम्पल्सेस जाने की बजाय वहीं पे घूमना स्टार्ट हो गई, या इम्पल्सेस पर कंजे फाइबर से उठना स्टार्ट हो गई पहले एज़ कम्पेयर टू एसए नोड। तो ये तमाम की तमाम एबनॉर्मेलिटीज़ को हम एरिथमियास बोलते हैं। ओके, नंबर 1 पॉइंट आपको समझ आ गया होगी एरिथमियास होते क्या हैं। तो जब इम्पल्सेस उठेंगी उसी हिसाब से जिस एरिया के अंदर वो एबनॉर्मल इम्पल्स उठ रही होगी वहीं पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, रेट क्या होता है? रेट इज़ इक्वल टू हार्ट बीट और द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पर पर मिनट। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने रेट और रिदम को ही मिक्स किया होता है, तो गाइस इसको कंफ्यूज नहीं करना। रिदम असल में क्या है? रिदम होता है कंडक्शन कैसी हो रही है हार्ट के अंदर, इम्पल्स ऐसे नोड से सही तरीके से ट्रेवल कर रही है या नहीं कर रही, इसको हम नॉर्मल या एबनॉर्मल रिदम बोलते हैं। जबकि रेट क्या होता है कि कितनी स्पीड से 1 मिनट के अंदर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को रेट बोलते हैं। अगर तो हमारे पास वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट तेज़ हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं टैकेरिथमिया। अगर तो स्लो हो रही है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेडेरिथमिया। मैं क्यों टैकेरिथमिया और ब्रेडेरिथमिया लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अरिथमियाज की। आपने देखा रिदम एबनॉर्मल है, आपने डिक्लेयर कर दिया ये अरिथमिया है। फिर आपने रेट देखा, रेट हाई है तो हम लोग उसको टैकेरिथमिया बोलते हैं। आपने देखा रेट स्लो है तो आपने उसे ब्रेडेरिथमिया बोल दिया। ओके, तो अगर तो अरिथमियाज की बात हो तब हम उन्हें टैके और ब्रेडेरिथमिया बोलते हैं। अगर तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो इसको हम टैकेकार्डिया बोलते हैं। अगर तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हार्ट रेट स्लो है तो इसको हम ब्रेडेकार्डिया बोलते हैं। लेकिन साथ में अगर अब नॉर्मल इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, अरिथमियाज हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम अरिथमियाज को डिवाइड करते हैं हार्ट रेट की बुनियाद पे, क्या वो टैकेरिथमिया है या ब्रेडेरिथमिया है। ओके, अगर तो ये इम्पल्सेस एट्रियम को इफ़ेक्ट करें, एट्रिया के अंदर ये इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम के अंदर हो रही है, तो हमारे पास जो अरिथमियाज देखने को मिलते हैं उनको हम एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर एटसेट्रा बोलते हैं। ठीक है, ये इनके नाम हैं। मुख्तलिफ अरिथमियाज होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर तो वेंट्रिकल्स के अंदर होता है ये फिनोमिना, एबनॉर्मल फिनोमिना, तो उसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। और भी होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अलावा भी अरिथमियाज होते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इनकी बात कर रहा हूँ। बाकी भी होते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऊपर ऊपर से नॉलेज हासिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो उनको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। अगर एट्रिया के अंदर प्रॉब्लम हो तो हम उसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसी तरह एक कंडीशन होती है जिसको हम एट्रियल फ्लटर बोलते हैं। ओके, तो ऐसे हमने इन रिदमियास को डिफरेंट नाम दिए होते हैं। पहले हमने ये देखना है कंडक्शन एबनॉर्मल है या एबनॉर्मल नहीं है। अगर तो एबनॉर्मल है हमने ये डिफ़ाइन कर दिया ये रिदमिया है, उसके बाद हम देखेंगे रेट ठीक है या नहीं है। अगर तो रेट हाई है उसको हम टैकेरिथमिया बोलते हैं, रेट स्लो है तो उसे हम ब्रेडेरिथमिया बोलते हैं। ओके, डायग्नोसिस कैसे करते हैं इन अरिथमियाज़ की? तो हम लोग उसको ईसीजी की बेस के ऊपर ही करते हैं। ओके, हमें कैसे पता होगा हार्ट के अंदर कंडक्शन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही? तो इसका आसान सा तरीका ईसीजी होता है। ईसीजी क्या है इसके ऊपर तफसीलन बात की है मैंने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, यूट्यूब पे सर्च इंजन पे जाके आप लिख सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बाय स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, पहली वीडियो हमारी आएगी, आप उसे देख सकते हैं और आपके पास ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्यों ईसीजी इम्पोर्टेंट है, ईसीजी क्या दिखा रही होती है, कौन सी लीड क्या शो कर रही होती है। ये तमाम की तमाम डिटेल मैंने वहाँ पे दी है। तो जब हम ईसीजी करते हैं पेशेंट की तो ये पेज हमारे पास दे दिया जाता है, हमें ये पेज पकड़ा दिया जाता है, ये रिज़ल्ट होता है ईसीजी का, ये पेज, इसके ऊपर तमाम की तमाम डिटेल होती है जिसको हमने स्टडी करना होता है और अपना डायग्नोसिस बनाना होता है। इस पेज के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट किस्म की लीड्स दिखाई दे रही हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, इसी तरह AVR, AVF और AVL, उसके बाद V1 से V6 तक, ये तमाम की तमाम डिफरेंट लीड्स हैं जो कि डिफरेंट एंगल से हमें हार्ट को दिखा रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अरिथमियाज़ के अंदर जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो ये है कि
ये ग्राफ है क्या? असल में तो ये ग्राफ है, कुछ वाई एक्सिस की तरफ लाइन्स जा रही हैं, कुछ एक्स एक्सिस की तरफ लाइन्स जा रही हैं। तो वाई एक्सिस कुछ ना कुछ शो कर रहा होगा, इसी तरह एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ शो कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर क्या शो हो रहा है और वाई एक्सिस के अंदर क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने उस ईसीजी पेज को दिखाया है विदाउट लीड्स, विदाउट हमारे पास रिज़ल्ट। यहाँ पे आप देखें कि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम शो होता है और वाई एक्सिस के ऊपर हमें वोल्टेज शो होता है। तो जब हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था इन डिफरेंट लीड्स को, तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर क्या शो हो रहा है, टाइम शो हो रहा है, और वाई एक्सिस के अंदर क्या शो हो रहा है, वोल्टेज शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ बनाऊँ, यहाँ पे ईसीजी की कोई भी लीड उठा के बना दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीड मैंने बना दी एक फ़र्ज़ी सी, ओके, पी क्यू आर एस टी बना दिया। तो यहाँ पे देखें जो यहाँ वाला एरिया होगा पी वेव का, ये क्या बता रहा होगा कि कितना टाइम इस पी को लगा है बनने में। ओके, आमतौर पे ये मैंने थोड़ा सा जूम करके बनाई हुई है, बड़ी सी पी क्यू आर एस बनाई हुई है, वेव बनाई हुई है ईसीजी की, लेकिन वो छोटी छोटी होती हैं जैसा कि मैंने आपको बता दी। तो असल में ये बता क्या रहा होता है कि कितनी देर में ये पी वेव बनी है, और जब हम इसको ऐसे मेजर करते हैं तो ये हमें क्या बताएगा कि कितनी हाइट पे ये पी वेव है, यानी कि कितना वोल्टेज है इस पी वेव के अंदर। ओके, तो इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल वैल्यूज़ डिसाइड की हुई हैं कि कितना वोल्टेज होगा पी वेव का। इसी तरह यहाँ पे अगर आर वेव है तो कितनी ऊंची आर वेव है, यानी कि कितना वोल्टेज होगा आर वेव का, और यहाँ से यहाँ तक क्यू आर एस कम्प्लेक्स को बनने में कितना टाइम लगा होगा। ये तमाम की तमाम डिटेल्स नॉर्मल पर्सन की हमारे जहन के अंदर होंगी, तभी हम बता सकते हैं कि अब नॉर्मल क्या हो सकता है। ओके, तो इस पेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े बॉक्सेस। ये बड़ा बॉक्स है एक, बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस, और बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस। तो हमने इस पूरे के पूरे पेज को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो एक स्मॉल बॉक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई उसका टाइम होगा। उसी तरह उस स्मॉल बॉक्स की जो हाइट होगी उसका भी कोई ना कोई वैल्यू होगी वोल्टेज की। ओके, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने उस ईसीजी में से एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे निकाला है, उस बड़े बॉक्स की वैल्यूज़ आपको शो कराने के लिए। बड़े बॉक्स का जो एक्स एक्सिस होगा, जो उसकी विड्थ होगी, वो हमें कितना टाइम बताती है कि कितना टाइम पास हो चुका है। तो उसकी वैल्यू होती है 0.20 सेकेंड। ओके, एक बड़ा बॉक्स ईसीजी के अंदर 0.20 सेकेंड का होता है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, रट्टा है। इसी तरह बड़े बॉक्स की हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज शो करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उस वोल्टेज की मिकदार कितनी होगी, 0.5 मिली वोल्ट ये वोल्टेज होगा। और यहाँ पे जब हमारे पास पी क्यू और एस टी बनेगा तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं ये कितने स्मॉल बॉक्सेस पे है। अगर तो वो स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर होगा या वो लार्ज बॉक्स के ऊपर होगा तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कितने सेकंड के अंदर बना और इसका वोल्टेज कितना है। उसको हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल के साथ। ओके, तो इसकी हाइट कितनी होती है, 5 mm। ओके, ये इसकी हाइट है। वोल्टेज के हिसाब से देखें तो 0.5 मिली वोल्ट वोल्टेज है। टाइम के हिसाब से देखें तो इस लार्ज बॉक्स का टाइम होगा 0.20 सेकेंड। ओके, अब ये बड़ा बॉक्स छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बना है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये 5 बॉक्सेस से मिलकर बना होता है, विड्थ में भी और हाइट में भी। और एक बड़े बॉक्स के अंदर कितने छोटे बॉक्स होंगे, 5 ऊपर तले, यानी कि हाइट में भी 5 और विड्थ में भी 5। तो छोटे बॉक्स को निकाल के उसकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। एक छोटा बॉक्स यहाँ पे मैंने निकाला, स्मॉल बॉक्स निकाल के उसकी विड्थ को देखा तो उसकी वैल्यू आई 0.04 सेकेंड। इसी तरह उसकी हाइट कितने मिली वोल्ट की होगी, 0.1 मिली वोल्ट की। ये कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं, सिंपली मैंने क्या किया, लार्ज बॉक्स की वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया 5 के साथ, क्योंकि उसके अंदर 5 बॉक्सेस हैं तो उसके हमारे पास छोटे बॉक्स की वैल्यू आ गई। 0.20 को मैंने डिवाइड किया 5 के साथ तो ईच बॉक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह 0.5 मिली सेकेंड को मैंने डिवाइड किया 5 के साथ तो स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर हमारे पास एक पी वेव बनी, कितने टाइम के अंदर एक क्यू आर एस बनी। ओके, तो गाइस बेसिकली हम लोग कोई रैंडमली नहीं देखते कि पी वेव की वैल्यू कितनी है, क्यू वेव की वैल्यू कितनी है, आर वेव की वैल्यू कितनी है, वो कितने टाइम में बनी, क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बहुत थोड़ा टाइम लगता है बनने में। यानी कि अगर मैं कहूँ क्यू वेव को बनने में कितना टाइम लगा तो मैं
स्मॉल बॉक्स देखूँगा, ठीक है, उस हिसाब से हम निकालेंगे, लेकिन वो बहुत ही माइनर होगा। इसीलिए हम लोगों ने इनको कंबाइन कर के हम वैल्यूज़ निकालते हैं ताकि हमें आसानी हो। मिसाल के तौर पे हमने ये ईसीजी की वेव को डिफरेंट सेगमेंट्स और इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लिया, तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते कि क्यू वेव की वैल्यू कितनी है, एस वेव की वैल्यू कितनी है, हम लोग सेगमेंट और इंटरवल्स के अंदर बात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कितने सेगमेंट्स हैं और क्या क्या इंटरवल्स हैं। तो थोड़ा बहुत हमें जब पता चल जाएगा तो हम आसानी के साथ उन वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। तो पहला जो इंटरवल है वो आपने याद रखना है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है? पी वेव के बनने से स्टार्ट होगा और क्यू वेव के बनने तक ये हमारे पास रहेगा। तो पी आर इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को हम पी आर इंटरवल बोलते हैं। ओके, ये तमाम की तमाम चीज़ें रट्टा हैं, आपको याद होनी चाहिए बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे। तो पी वेव के स्टार्ट से क्यू वेव के बनने तक इसको हम पी आर इंटरवल बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे आर क्यों लिखा हुआ है, हालांकि ये क्यू वेव से पहले तक है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों लिखा है, ये साइंटिस्ट ने लिखा है, हम ऐसे याद करते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे ही आपने याद रखना है। पी आर इंटरवल क्या होता है? पी वेव के स्टार्ट से क्यू वेव के स्टार्ट तक। ओके, तो हम लोग इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। अब जब मैं इसकी विड्थ देखूंगा तो ये कुछ ना कुछ सेकंड बनेगी, कुछ ना कुछ मिली सेकंड बनेगी। ओके, इसी तरह मैं जब इसकी हाइट देखूंगा पी वेव की तो कुछ ना कुछ मिली वोल्ट बनेगी। तो इन चीज़ों को हमने याद रखना होता है। तो ये मैंने अब स्पेसिफिकली पी आर इंटरवल की निकाल ली विड्थ और मैंने बता दिया ये इतने सेकंड पे बन रही है। अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर पी आर इंटरवल बड़ा होता है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसे हम चीज़ों को डायग्नोज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पी आर सेगमेंट, जो कि पी वेव के एंड से स्टार्ट होके क्यू वेव के स्टार्ट तक रहेगा। इसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। ओके, ये दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स, मशहूर व मारूफ। तो ये होती है क्यू आर एस कम्प्लेक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्यू वेव टू द एंड ऑफ एस वेव। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्यू आर एस कम्प्लेक्स। इसी की हम लोग विड्थ को याद रखते हैं, यानी कि टाइम को याद रखते हैं। इसी की हम लोग हाइट को याद रखते हैं, यानी कि कितने मिली वोल्ट की ये बनी है। अगर तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स ज़्यादा टाइम ले तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्रॉड क्यू आर एस बन रही है। अगर ये नॉर्मल हो तो हम इसको नैरो क्यू आर एस बोलते हैं, तो इसका स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस के हिसाब से। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट, जो हमारे पास एस वेव के एंड से टी वेव के स्टार्ट तक मौजूद होगा। ये तमाम का तमाम रट्टा है, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। एस टी सेगमेंट की हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर डिटेल के साथ बात की है कि ये बड़ा होता है एस टी सेगमेंट, एलिवेशन, डिप्रेशन। ओके, ये तमाम की तमाम चीज़ें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इसके अलावा क्यू वेव के स्टार्ट से टी वेव के एंड तक एक इंटरवल होता है जिसको हम क्यू टी इंटरवल बोलते हैं। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इस वेव को मैंने यहाँ पे ईसीजी के साथ मिक्स करके लिखा हुआ है ताकि चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हों कि ये ईसीजी के ऊपर हमारे पास कैसे शो होगा। ये स्मॉल बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, ये बिग बॉक्स है, ये बड़ा सा बिग बॉक्स है, इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स हैं 5। तो यहाँ से आप अगर पी आर इंटरवल देखें तो ये कितना बन रहा है, एक स्मॉल बॉक्स, 2 3 4 5, 5 स्मॉल बॉक्स का ये पी आर इंटरवल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इन चीज़ों को देखा हुआ है। तो आपको याद होगा कि बड़ा बॉक्स कितने मिली सेकेंड का था, तो आप जो आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, वो भी हमारे पास कितने स्मॉल बॉक्सेस या बिग बॉक्स के ऊपर बनी हुई है, तो ऐसे आप जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल वही है, थोड़ा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। जो मेन चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है आर आर इंटरवल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर आर इंटरवल। ये क्या होता है, एक आर वेव से दूसरी आर वेव तक के फासले को हम आर आर इंटरवल बोलते हैं। हमने ये देखना होता है इस आर के और इस आर के दरमियान कितने बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। तो हम ऐसे डिटरमिन करते हैं हार्ट रेट को, यानी कि आर आर इंटरवल को हम कंसिडर वो कैसे करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ, परेशान हो। तो आर आर इंटरवल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है देखना, उससे हम हार्ट रेट को डिटरमिन करते हैं। ओके, उसके अलावा पी आर इंटरवल मैंने आपको बता दिया, एस टी इंटरवल, ये एस टी इंटरवल है। ओके, आपने जो देखा था पिछली स्लाइड के अंदर वो एस टी सेगमेंट था। ओके, ये एस टी इंटरवल है जिसके अंदर टी वेव भी शामिल हो जाती है। एस टी सेगमेंट क्या था,
एंड ऑफ एस वेव से स्टार्ट ऑफ टी वेव तक, ये वाला जो था इसको हम बोल रहे थे एस टी सेगमेंट, जबकि एस टी इंटरवल जो है वो एस वेव के एंड से टी वेव भी शामिल है उसके अंदर। इसी तरह टी पी इंटरवल होता है फ्रॉम द एंड ऑफ टी वेव टू द स्टार्ट ऑफ पी वेव। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। क्यू टी इंटरवल भी मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। क्यू आर एस की ड्यूरेशन है, यहाँ पे पी आर सेगमेंट दिया हुआ है, पी वेव की ड्यूरेशन बताई हुई है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको जब याद होंगी तो वो आपने अप्लाई करनी है अपने नॉलेज के अंदर, अपने ईसीजी के अंदर, तो आप रीड कर सकते हैं आसानी से ईसीजी को। तो जैसा कि आपने देखा मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास इंटरवल्स और सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे जो मेन हाई यील्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही लिखी हुई है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। बाकी आप डिटेल के अंदर जा सकते हैं, एक एक सेगमेंट एक एक इंटरवल की वैल्यूज़ याद कर सकते हैं, लेकिन जो नागुज़ीर है हर बंदे को आनी चाहिए, एज अ फिजिशियन एज अ एच ओ आपको आनी चाहिए, वो ये डिटेल है। तो आपको पता होना चाहिए हार्ट रेट कितनी है नॉर्मल, वो जो कि 60 से 100 बीट पर मिनट तक होती है। आपको पता होना चाहिए पी आर इंटरवल कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.12 से 0.20 तक, ओके, सेकेंड के अंदर। ओके, अब अगर मैं लिख देता हूँ, कोई लिख देता है मिली सेकेंड, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिली सेकेंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो मिली सेकेंड के अंदर भी कई लोगों ने लिखा होता है, कई लोग इसको सेकेंड के अंदर लिखते हैं। इसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स की वैल्यू बताना चाहिए कितने सेकंड का होता है, 0.06 से 0.10 सेकंड का होता है। क्यू टी इंटरवल का पता होना चाहिए कितना होता है, इट इज़ लेस देन हाफ ऑफ आर आर इंटरवल। आर आर इंटरवल किस लिए ज़रूरी था, हार्ट रेट के लिए। क्यू टी इंटरवल इसका हाफ होना चाहिए। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखें आप लोग, ये है मेरे पास आर आर इंटरवल, ये तमाम का तमाम। और क्यू टी इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे असल में क्यू टी इंटरवल लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्यू टी इंटरवल क्या होगा। क्यू टी इंटरवल है क्यू वेव के स्टार्ट से लेकर टी वेव के एंड तक। तो यहाँ पे हमारे पास टी वेव एंड हो रही है, आप देखें यहाँ पे करके हाफ बन रहा है, तो हाफ से लेस ही है ना, तो ये नॉर्मल है। हो गए, तो ऐसे हम डिटरमिन करते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद लास्ट पे आपको पता होना चाहिए एस टी सेगमेंट की वैल्यू का, जो क्या है 0.08 सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ अगर आपको याद होंगी तो आपका काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गैस, जब भी आपने एरिथमिया को डिफ़ाइन करना है तो आपने बताना है ये टैकी एरिथमिया है या ब्रेडी एरिथमिया है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है, 60 टू 100। अगर तो 60 से कम होगा तो उसे हम ब्रेडी एरिथमिया बोलेंगे, अगर तो हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो उसको हम टैकेरिथमिया बोलेंगे, और अगर नॉर्मल की बात करें तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया और टैकेकार्डिया बोलते हैं। ओके, वॉइस वर्सा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको आसान सा तरीका बताया कि कैसे आपने हार्ट रेट को डिटरमिन करना है, वो टैकेरिथमिया है या ब्रेडियरिथमिया है, उसका कैसे पता चलेगा ईसीजी के ऊपर। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आपने देखना है आर आर इंटरवल को। आर आर इंटरवल क्या है, एक आर वेव से दूसरी आर वेव के फासले को। अगर तो एक आर वेव से दूसरी आर वेव के अंदर फासला एक बिग बॉक्स का है तो हार्ट रेट कितनी होगी, 300 होगी गाइस। अगर तो दो हैं तो हम उसको दो से डिवाइड कर देंगे, जो आप आ जाएगा 150 बीट्स पर मिनट। अगर तीन है तो हम 300 को तीन से डिवाइड कर देंगे, 100 बीट्स पर मिनट। अगर चार हैं तो 75 बीट्स पर मिनट। अगर पाँच हैं तो 60 बीट्स पर मिनट। तो ऐसे हम आसानी के साथ डिटरमिन कर सकते हैं हार्ट रेट को। हमने सिंपली 300 को डिवाइड करना होता है कितने बिग बॉक्सेस हैं बिटवीन 1 आर एंड सेकंड आर, तो इससे हम डिटरमिन कर लेते हैं कि हार्ट रेट कितनी है। ओके, तो एक बात, दूसरी बात आपने ये याद रखना है, दिस फार्मूला इज़ फॉर द स्पीड ऑफ 25 mm पर सेकेंड। ईसीजी मशीन्स के अंदर डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, तो ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये 25 mm पर सेकेंड के लिए अप्लीकेबल है। तो आपने देख लेना ईसीजी के नीचे अगर 25 mm पर सेकेंड लिखा है, मोस्टली यही होता है। आपने 300 के साथ डिवाइड करते जाना है, कितने बॉक्सेस हैं आपके पास हार्ट रेट आ जाएगी, ईजी पीजी। और ये जो वेव मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लीड 2 की वेव है। कोई पूछ लेता है हम लोग कौन सी वेव, हम कौन सी लीड को मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हम लोग सेकंड वेव को यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ द वेव ऑफ अरिथमिया, इट इज़ द रिदमिक वेव। ओके, तो रिदमिक वेव आपसे पूछ लेता है कौन सी है, तो आपने बताना है लीड 2 है। देख के हमने ये डिटरमिन कर लिया कि ये ब्रेडियरिथमिया है या फिर टैकेरिथमिया है। उसके बाद हमारे डिफरेंशियल जो हैं वो डिफरेंट हैं। ब्रेडियरिथमिया के और डिजीज़ हैं, टैकेरिथमिया के और डिजीज़ हैं। ब्रेडियरिथमिया हमने
पहले देखना है कि इसकी डिफरेंशियल्स क्या-क्या हैं। हमने देखा आरआर इंटरवल, हमने ये डिटरमिन कर लिया कि हमारे पास 60 बीट पर मिनट से कम है हार्ट रेट, ये ब्रैडिएरिथमिया है क्योंकि इसके अंदर ब्रैडिकार्डिया शो हो रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ब्रैडिएरिथमिया के अंदर हम लोगों की कोशिश होगी हम लोग पीआर इंटरवल देखें। हमने देखना है पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है या फिर पीआर इंटरवल हमारे पास नॉर्मल है। अगर तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है तो ये हमें क्या बता रहा होगा कि हमारे पास हार्ट ब्लॉक हो चुका है। ओके, हम लोग बात करेंगे डिटेल के साथ हार्ट ब्लॉक के ऊपर भी। उसके बाद हमारे पास अगर तो पी आर इंटरवल नॉर्मल है तो हम देखेंगे उसके बाद पी पी इंटरवल को, एक पी से दूसरे पी तक इंटरवल कितना है। अगर तो पी पी इंटरवल हमारे पास नॉर्मल है तो ये कुछ भी नहीं है, ये साइनस ब्रैडिकार्डिया है। साइनस ब्रैडिकार्डिया किन के अंदर होता है? जो मैराथन दौड़ते हैं, एथलीट होते हैं, स्विमर होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जो हार्ट रेट होता है वो नॉर्मली बैठे बैठे भी कम ही होता है एक नॉर्मल पर्सन से। ओके, तो इनको हम बोलते हैं साइनस ब्रैडिकार्डिया। अगर तो पीपी इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो ये क्या है? सिक साइनस सिंड्रोम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिक साइनस सिंड्रोम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक अगर डिफरेंट किस्म के होते हैं उनको हम देखते हैं। अगर तो हम लोगों ने आर इंटरवल को देख के ये तयन किया कि ये टैकेरिथमिया है, टैकेरिथमिया हमारे पास डिफाइन हो गया, हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है। उसके बाद हमारी क्या कोशिश होगी, हमने क्या देखना है? क्यू आर एस का साइज़ देखना है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स को देखना है। क्या क्यू आर एस कम्प्लेक्स का साइज़ नॉर्मल है या हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड है? अगर तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स का साइज़ प्रोलॉन्ग है तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकेकार्डिया। अगर तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स का साइज़ नॉर्मल है या कम है तो इसको हम नैरो कम्प्लेक्स टैकेकार्डिया बोलते हैं। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं, अगर क्यू आर एस कम्प्लेक्स का साइज़ नॉर्मल है तो इसके साथ हम क्या करना चाहते हैं? इसको हम नैरो कम्प्लेक्स टैकेकार्डिया बोलते हैं क्योंकि क्यू आर एस कम्प्लेक्स का साइज़ बिल्कुल मिनिमम सा होता है, छोटी सी होती है। अगर बढ़ जाए तो उसको हम ब्रॉड बोलते हैं, अगर नॉर्मल हो या कम हो इसको हम नैरो की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद हमने देखना होता है पी वेव को। अगर हमने डिटरमिन कर लिया टैकीकार्डिया है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स नॉर्मल है, तो हम देखेंगे पी वेव को, आया कि पी वेव प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर तो पी वेव हमारे पास प्रेजेंट है तो हम देखेंगे पी क्यूआरएस कम्प्लेक्स की रेशियो कितनी है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, एक पी वेव बनी उसके बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स आती है, तो हमने देखना है क्या यही सिचुएशन है, क्या ऐसे ही हो रहा है। अगर तो ऐसे ही हो रहा है तो ये कुछ भी नहीं है, ये साइनस टैकीकार्डिया है हमारे पास। जैसे हमने साइनस ब्रैडिकार्डिया देखा है, ये बिल्कुल वही कंडीशन है। ओके, इसके अंदर परेशानी की कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये फीलिंग होती है साइनस टैकीकार्डिया की। लेकिन अगर तो ये कंडीशन डिफरेंट है, यानी कि हमें रेशो देखने को मिल रही है 2:1, 3:1, यानी कि 2 पी वेव के बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स देखने को मिल रही है, 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स देखने को मिल रही है, तो ये सिचुएशन क्या होगी? एट्रियल फ्लटर होगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल फ्लटर। अगर तो हमारे पास पी वेव एब्सेंट है, सिरे से पी वेव है ही नहीं, तो हम उसके बाद क्या देखेंगे? हम लोग रिदम को देखेंगे। रिदम क्या होता है मैंने आपको बताया, हम लोग देखते हैं कि कितनी कंडक्शन हमारे पास हो रही है, कंडक्शन सही हो रही है या नहीं हो रही। ओके, वो तो डेफिनेशन थी। असल में हम लोग ये देखते हैं कि एक आर ए वेव और दूसरे आर वेव के अंदर जो फासला है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर तो आर से आर का फासला कांस्टेंट है, एक आर से दूसरे आर के फासले को अगर हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल है, एक जैसा ही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिदम। अगर तो आर से आर का फासला मिसाल के तौर पे ये आर है, अगली वेव की आर ये है, अगली वेव की आर ये है, उसके बाद आर वेव ये बन रही है, तो यहाँ पे देखें ये फासला एक होगा, फिर उसके बाद ये होगा, ये दोनों सेम। अगर तो उसके बाद फासला बढ़ जाए तो हम बोलते हैं ये एबनॉर्मल रिदम है। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम लोग हार्ट रेट जब मेजर करते हैं तो कौन सी आर इंटरवल को देखेंगे? हम लोग उसको देखेंगे जो सबसे छोटा होगा। मिसाल के तौर पे ये सबसे छोटा है तो इसको देखेंगे, हम लोग बड़े वाले को नहीं देखेंगे। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम रिदम देखेंगे। अगर तो रिदम रेगुलर है, यानी कि आर के साथ आर सिंक्रोनाइज्ड है, कंटिन्यूस हमें एक जैसा ही फासला देखने को मिल रहा है रिगार्डलेस कि वो बड़ा हुआ है या कम है, तो इसको हम बोलते हैं रिदम रेगुलर है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको हम एसवीटी भी बोलते हैं। अगर तो रिदम इर्रेगुलर है तो हमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, तो ये थे मोटे मोटे हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोस अबाउट नैरो और नॉर्मल क्यूआरएस कम्प्लेक्स। तो अब बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड है अपने नॉर्मल साइज से तो इनको हम बोलते हैं
ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिले तो उसके बाद ही हम फौरी तौर पे रिदम को देखते हैं। अगर रिदम रेगुलर है तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर तो रिदम हमारे पास इर्रेगुलर है तो हम लोग इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके, अगर तो रिदम हमारे पास रेगुलर है तो इट्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अगर रिदम इर्रेगुलर है इट्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये तमाम की तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप रेडी हैं एट्रियल फिब्रिलेशन को पढ़ने के लिए। अगर तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए ये पीस ऑफ केक होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें नॉर्मल मैंने आपको हार्ट दिखाया हुआ है, उसके अंदर कंडक्शन दिखाई है, ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जा रही है, उसके बाद हमारे पास बंडल ब्रांचेज और उसके बाद परकंजे फाइबर की तरफ जा रही है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एट्रिया। एट्रिया के अंदर एबनॉर्मेलिटी होगी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास इरेगुलर इम्पल्सेस बनेगी एट्रिया के अंदर, और यहाँ पे अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी एट्रियाज की। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट इम्पल्सेस बन रही। और अगर तो किस्मत मेहरबान हुई या हो जाती है तो ऐसे नोड से भी नोड की तरफ जो इम्पल्सेस जा रही हैं उनमें से कुछ नीचे चली जाएंगी और वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन करा देंगी। ठीक है, तो मैं मोस्टली जो गड़बड़ होगी वो एट्रिया के अंदर हो रही होगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन की ईसीजी के अंदर पी वेव एब्सेंट होगी, क्योंकि पी वेव ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया को हमारे पास डिफाइन कर रही होती है। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, रिदम जो होगा वो एबनॉर्मल होगा, तो इट्स अ इरेगुलर रिदम हमें देखने को मिल रहा होगा ईसीजी के ऊपर। नॉर्मली आप देखें यहाँ पे पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स बन रही है, उसके बाद टी वेव, उसके बाद थोड़ा सा फास्टा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल हार्ट की ईसीजी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक तो पी वेव के अंदर प्रॉब्लम है, दूसरा आर आर इंटरवल को अगर आप लोग देखें तो आर आर इंटरवल हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द टिपिकल केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अब हम लोग एग्ज़ाम के हवाले से हाई यील्ड पॉइंट्स को याद कर लेते हैं जो कि नागुज़ीर हैं, हमें आने ही आने चाहिए एग्ज़ाम के हवाले से। तो पहला पॉइंट है एट्रियल फिब्रिलेशन इज़ एन इर्रेगुलर हार्ट रिदम इन एट्रिया ऑफ कोर्स। रिदमियास क्या होते हैं, इरेगुलर रिदम ही होता है, अब नॉर्मल कंडक्शन ऑफ द हार्ट होती है। तो अगर तो ये प्रोसेस एट्रिया के अंदर हो रहा हो तो इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसी चीज़ के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर हमें इरेगुलर रिदम देखने को मिलेगा विद एन एब्सेंट पी वेव। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं हमें पी वेव सही तरीके से देखने को नहीं मिल रही। इसी के साथ आर आर इंटरवल कहीं पे बढ़ा हुआ है कहीं पे कम है, ये क्या शो कर रहा है, एबनॉर्मल रिदम को शो कर रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 3, इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर पेशेंट स्पेशली इन 75 एज। ओके, तो 75 साल से बूढ़े बंदों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रेजेंटेशन इसकी कैसे होती है, केस कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसका केस हमारे पास स्ट्रोक के साथ, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक के साथ या रेटिनल आर्टरी एक्लूजन के साथ पेश किया जाएगा। वो आपको स्ट्रोक की हिस्ट्री देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि इसके अंदर कौन सी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर पी वेव नहीं दिखाई दे रही, इरेगुलर रिदम है, ये क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली स्ट्रोक अगर आपने पढ़ा हो ये क्यों होता है या क्लोजन क्यों होती है, तो हमारे पास एम्बोलाई होते हैं, थ्रोम्बस, हार्ट की क्लोटिंग हो जाती है जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, उसका टुकड़ा अगर टूटे उसको हम एम्बुलस बोलते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। वहाँ पे जब जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की हमारे पास सही तरीके से कंडक्शन नहीं हो पाती क्योंकि ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हमें डेथ ऑफ द टिश्यू देखने को मिलती है। अगर ये प्रोसेस ब्रेन के अंदर हो तो हम इसको स्ट्रोक बोलते हैं। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक के अंदर क्या होता है, स्ट्रोक होता है थोड़ी देर के लिए, यानी कि क्लोजन होती है थोड़ी देर के लिए लेकिन वो डिज़ोल्व हो जाती है, इसको हम ट्रांजिट इस्केमिक अटैक बोल देते हैं। इसी तरह अगर ये आई के अंदर जाए तो इसे हम रेटिनल आर्टरी क्लोजन बोलते हैं। ये क्यों होती है, आप देखें, अगर आपने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये सारे प्रोसेस का, लेकिन आपको अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, वो पेस है तमाम की तमाम क्लोजन की कि कैसे कैसे क्लोटिंग होती है, थ्रोम्बस बनता है। अगर आपको नहीं पता कैसे आपने सर्च करनी है तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके लिख सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बाय स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास अगर तो नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा होता है एक चैम्बर के अंदर, ये हार्ट का चैम्बर है हमारे पास, लेफ्ट एट्रियम है या राइट एट्रियम है, यहाँ पे अगर स्मूथली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से स्मूथली ब्लड फ्लो हो रहा है तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अरिदमियाज हो रहे हैं, अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हर्ट एबनॉर्मल ब्लड की कंडक्शन देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, कभी किसी दीवार को टक्कर मारा होगा, कभी किसी दीवार को टक्कर मारा होगा तो इंजरी होगी।
जब इंजरी होती है तो ब्लड की क्लोटिंग होती है, जब क्लोटिंग होती है तो यहाँ हमें एट्रियम के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक थ्रोम्बस बना हुआ देखने को मिल जाता है। और अगर तो ये थ्रोम्बस टूट के आगे चला जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ चला जाए, तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रोक वगैरह देखने को मिलता है। तो यही है हमारा पॉइंट नंबर 5। इट काज द लेफ्ट एट्रियल टर्बुलेंस दैट लीड टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड इवेंचुअली एम्बोलिया बन के हमें ये डिफरेंट सिम्टम्स दिखाता है। इसलिए जब भी हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट आता है तो हम उसकी इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं, ताकि हम देखें कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर कहीं थ्रोम्बस तो नहीं पड़ा हुआ। अगर तो थ्रोम्बस होगा तो हम लोग उसको किसी और तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास ख़तरा बढ़ा देता है स्ट्रोक का, या ट्रांजिट इस्केमिक अटैक का, या अक्लूजन का। ठीक है। अब होता ये है कि ये जो सिचुएशन है एट्रियल फिब्रिलेशन, ये कभी होती है कभी चली जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल अटैक होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के। हमें डिस्पनिया देखने को मिलता है, या पेशेंट को पाल्पिटेशन होती है, कभी नहीं होती, कभी नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एक स्पेशल ईसीजी मॉनिटर यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉल्टर मॉनिटरिंग। इसके अंदर क्या होता है, 24 आवर के लिए वो ईसीजी रिकॉर्ड होती है। एक मीटर होता है जो हम पेशेंट को लगा देते हैं, वो घर चला जाता है, सोता है, 24 आवर के लिए उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, होल्टर मॉनिटरिंग। यानी कि वो 24 आवर की ईसीजी होती है, जिसके अंदर जब भी हमें कोई अटैक होगा पेशेंट को, तो हम उसको हिट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा कैसे केस प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा केस प्रेजेंट हो सकता है एब्डोमिनल पेन के साथ। अब पेशेंट एक है जिसको एब्डोमिनल पेन है, साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, हमें ऑप्शन दे देता है, ये क्या है, दिस इज़ द केस ऑफ अक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया। मेजेंटरी यानी कि हमारी गट के अंदर, या फिर लिम्ब इस्कीमिया, या हमारी टंगों के अंदर। ओके। हाइपरथायराइडिज्म हमारे पास जब भी होता है तो चांसेस होते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो जाए। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने हाइपरथायराइडिज्म लिख दिया है। इसीलिए हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट के अंदर थायराइड मार्कर्स को भी चेक करते हैं, TSH, T3, T4 को भी चेक करते हैं, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन डायरेक्टली नहीं लिखता, अगर हाइपरथायराइडिज्म भी लिख देता है विद एब्डोमिनल पेन, तब भी हमने क्या जवाब देना है कि एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया हो गया या लिम्ब इस्कीमिया हो गया। क्यों लिख रहा हूँ मैं इस्कीमिया, मैं आपको बता चुका हूँ कि थ्रोम्बस होगा जो कि एम्बोलाई के अंदर कन्वर्ट होकर कहीं पे भी जा सकता है। अगर तो वो गट की आर्टरीज के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे इस्कीमिया करेगा, वहाँ पे डेथ करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया। अगर लेग्स के अंदर जाता है तो लेग इस्कीमिया, या वो डायरेक्टली आपको एट्रियल फिब्रिलेशन भी दे सकता है, अगर तो एग्जामिनर आप पे मेहरबान है। तो ऐसे आपने जवाब देना है। एब्डोमिनल पेन हुई, हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ गट के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म है क्या, हार्ट के रिलेटेड ये मैकेनिज्म है। ओके, इसीलिए हम लोग ईसीजी के साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। अब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई पेशेंट है, उसको ताज़ा ही थ्रोम्बस बना और एम्बोलाई बन गया। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट के अंदर कोई और कंडीशन की वजह से थ्रोम्बस बना होता है एट्रियम के अंदर, और वो भी टूट के, जब लेट्स सपोज एक पेशेंट है उसके अंदर नॉर्मली थ्रोम्बस बना हुआ है, बिल्कुल चिल माहौल है, नॉर्मली कुछ भी नहीं हो रहा, थ्रोम्बस पड़ा हुआ, लेकिन चूंकि अब नॉर्मल हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो गई है, एरिथमियाज हो रहे हैं पेशेंट को, वो थ्रोम्बस टूटने के चांसेस होते हैं, तो इसको भी रूल आउट करना होता है। तो इसलिए ये एट द एंड हमारे पास केस जो होते हैं वो मोस्टली पूछता है एम्बोलाई के हवाले से कि वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेट सिम्टम जो ख़तरनाक सिम्टम होते हैं वो वही होते हैं। वैसे आमतौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन हम अनट्रीटेड ही रखते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये एज इज़ इट, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन बखुद एक कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, नॉर्मली हो जाती है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बड़ी ख़तरनाक है जब हमारे पास थ्रोम्बस एम्बोलाई बन के डिस्ट्रक्शन करता है। इसके अलावा जिन पेशेंट के अंदर हमारे पास वाल्वुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ासतौर पे मेटास्टेनोसिस, वो भी हमारे पास प्री डिस्पोज होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के, उनके अंदर भी चांसेस होते हैं, क्योंकि मायोकार्डियल स्टेनोसिस के अंदर भी क्या हो जाता है, वाल की स्टेनोसिस हो रही होती है, वहाँ पे भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, वहाँ पे भी थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग ये डिटरमिन करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंटीकोएगुलेंट कौन सा देना है, एस्पिरिन देनी है या वारफेरिन देनी है, तो हम लोग उसके लिए एक स्कोरिंग यूज़ करते हैं जिसको CHAD-S2 स्कोरिंग बोलते हैं। वो क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने ये बताना होता है एग्जामिनर को कि हमने एस्पिरिन देनी है या वारफेरिन देनी है। इसके अलावा हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन की, दैट इज़ मोर ऑफ द रेट कंट्रोल एज़ कम्पेयर टू द रिदम कंट्रोल। वाई?
मैंने आपको बताया एट्रियल फिब्रिलेशन कोई ख़तरनाक ऐसा सिचुएशन नहीं है। हम रेट कंट्रोल करते हैं कि हार्ट बीट को हम स्लो कर लें, तो उससे हमारे मामला ठीक हो जाते हैं, पेशेंट ज़िंदा रहते हैं। जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इस तरह के जो हमारे पास केस आते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। हमें नॉर्मल साइनस रिदम को मेंटेन करना ही पड़ता है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ कर लेते हैं या बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, उसके पास हम देखते हैं इकोकार्डियोग्राफी के अंदर थ्रोम्बस या स्ट्रोक वगैरह के चांसेस नहीं हैं, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे के पेशेंट को भेज देते हैं कि भाई तू ज़िंदा रहेगा इसके साथ, ईज़ी पीज़ी लाइफ होगी। ज़्यादा हम लोग मामलात के अंदर पेशेंट को नहीं उलझाते। अगर तो ये मामला ठीक नहीं हो रहे, अगर तो साथ में बीपी भी लो है पेशेंट का, नॉर्मली एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर बीपी नॉर्मल होता है। अगर बीपी लो हो रहा है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन एक प्रोसेस होता है, एक मशीन होती है, जिसके साथ हम लोग नॉर्मल साइनस रिदम को दोबारा से मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन एक डिफरेंट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू डिफिब्रिलेटर, जो कि हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर या वेंट्रिकुलर रिदमियास के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। वो एक डिफरेंट मशीन होती है। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन एक डिफरेंट मशीन होती है जो कि हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ करते हैं। काम इसका भी यही होता है कि नॉर्मल साइनस रिदम को मेंटेन करना, ताकि पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो अगर तो हमारे पास लो बीपी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास काम नहीं कर रहे, तो हम इस प्रोसेस को करते हैं। ओके, तो अब हम तो इनमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इस्कीमिया का बता सकता है कि इस्कीमिया हुआ है पेशेंट को, आप बताएं क्या करना है, कि किस वजह से हो रहा है, आपको बताना चाहिए। हाइपरथायराइडिज्म दे के आपको कन्फ्यूज कर सकता है। एंटीकोएगुलेंट्स का पूछ सकता है, जिसके हवाले से हमने चैट स्कोरिंग को देखना है। इसके अलावा आपसे मैनेजमेंट का पूछ सकता है, आपने कहना है रेट कंट्रोल इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन रिदम कंट्रोल। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, अगर लो बीपी है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, साथ में पल्पिटेशन वगैरह है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, होल्टर मॉनिटरिंग का पूछ सकता है कि पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, होल्टर मॉनिटरिंग या ईसीजी को हम लोग प्रेफर करेंगे। ओके, इसके अलावा इरेगुलर रिदम अगर लिखा होगा, दैट इज़ द परफेक्ट केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, आंखें बंद करके। अब हम लोग बात करने लगे हैं चैड स्कोरिंग की। चैड S2 स्कोरिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया। हमने ये डिटरमिन करना होता है, हमने एस्पिरिन देनी है या वारफरिन देनी है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है हमें, या कुछ भी नहीं देना। तो इसका एक एडवांस हमारे पास स्कोरिंग का फार्मूला भी है, जिसको हम साथ में कुछ और मार्कर्स को भी ऐड किया है, VASC। ओके, तो इनको भी ऐड किया, हम दोनों को देखते हैं। तो आप लोगों को जो याद होना चाहिए बेसिकली, वो चैड S2 ही याद होना चाहिए। अगर आप लोग थोड़े से चीते बनना चाहते हैं तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। चैड S2 के अंदर क्या होता है, अगर तो हमने हर एक बीमारी को एक हम लोगों ने स्कोर देना है, सिवाय एस क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सी से हमारे पास क्या बनेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो हम लोग एक स्कोर देंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन है तो एक स्कोर, A75 से प्लस है तो एक स्कोर, डायबिटीज़ है तो एक स्कोर, स्ट्रोक या ट्रांजिट इस्केमिक अटैक हुआ है पेशेंट को, तो हम लोग उसको 2 स्कोर देंगे। फिर हमने इनको प्लस करना होता है। अगर तो स्कोर हमारे पास लेस देन 1 है तो हम कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं देते, कोई दवाई नहीं देते खून को पतला करने वाली। अगर तो स्कोर 1 है तो हम लोग एस्पिरिन यूज़ करते हैं। अगर स्कोर 2 से ज़्यादा है तो हम लोग वारफरिन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एमसीक्यूज़ अक्सर पूछ लेते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक और तरीका भी है जिसको हम लोग आजकल यूज़ करते हैं मॉडर्न दौर के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी 1 स्कोर, हाइपरटेंशन 1 स्कोर, एज को 2 स्कोर, डायबिटीज़ को 1 स्कोर, स्ट्रोक को 2 स्कोर एज़ इट इज़। इसके अलावा कुछ नई मार्कर्स को भी ऐड किया है। अगर वास्कुलर डिजीज़ हैं, रेनॉल्ड फिनोमिना की तरह की कोई डिजीज़ है, रेनॉल्ड डिजीज़ वगैरह, तो हम लोग 1 पॉइंट, एज हमारे पास 65 से 74 है तब भी 1 पॉइंट। अगर तो ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम लोग 1 पॉइंट देते हैं। तो इनको प्लस करके हमें देखना होता है, हमने वारफरिन देनी है या एस्पिरिन देनी है या क्या देना है। तो इसके हवाले से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो लास्टली हम लोगों ने ये देखना है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अगर पेशेंट हमारे पास आ जाए पाल्पिटेशन के साथ, हम लोगों ने ये देखना होता है कि पेशेंट को है क्या। अगर तो डिटरमिन कर लिया एट्रियल फिब्रिलेशन है विद द हेल्प ऑफ ईसीजी, तो हम लोग अब क्या करना चाहेंगे। तो पेशेंट मेरे पास एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ आया, पहले मैं क्या करूँगा, ईसीजी ऑर्डर करूँगा, साथ में टीएसएच को ऑर्डर करूँगा। ठीक है, टीएसएच क्यों ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया हाइपरथायराइडिज्म भी एसोसिएटेड है एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ। अगर तो हाइपरथायराइडिज्म इंड्यूस एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो मैं क्या करूँगा, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर लूँगा या उसको नॉर्मल करूँगा उसकी वैल्यू को, जिससे हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अगर तो ये केस नहीं है,
अगर तो कोई और वजह है तो मैं सबसे पहले रेट कंट्रोल करूँगा उस पेशेंट का। रेट कंट्रोल कैसे करूँगा? विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरापामिल यूज़ होती है इस वाले से। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर कौन सी? मेटोप्रोलोल यूज़ कर सकते हैं रेट कंट्रोल करने के लिए। पेशेंट को हम लोग ये मेडिसिन दे के कहेंगे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखें, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं होती लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी है। ओके, अगर तो हमारे पास पेशेंट के सिम्टम्स वर्स होते हैं, अगर तो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करते हैं। ये एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रिदम को कंट्रोल करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि साइनस रिदम मेंटेन हो, नॉर्मल ईसीजी हो, तब या तो पेशेंट के अंदर स्ट्रोक के चांसेस हों, डायबिटीज़ के चांसेस हों। ओके, तो हमने क्या करना होता है? हम लोग इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करने से पहले ये देखते हैं कि पेशेंट को कहीं उसके अंदर थ्रोम्बस तो नहीं बना हुआ। अगर तो उसके एट्रिया के अंदर थ्रोम्बस है और हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करते हैं, झटके देते हैं पेशेंट को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो चांसेस हैं कि वो थ्रोम्बस टूट के हमारे पास क्या कर दे? स्ट्रोक काज कर दे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं कुछ अरसे के लिए, उसके बाद हम कहते हैं कि ये प्रोसेस करेंगे। तो एंटीकोएगुलेंट्स देने के लिए मैंने आपको बताया चैट स्कोरिंग यूज़ होगी, उससे हम डिटरमिन करते हैं एस्पिरिन देनी है या वारफेरिन देनी है। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन यूज़ करके पेशेंट को नॉर्मल साइनस रिदम के ऊपर लाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन की एक कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकती है कि वो थ्रोम्बस को तोड़े, थ्रोम्बस टूटेगा तो हमारे पास एम्बोलाई बनेगा, और एम्बोलाई से अगर तो वो गट के अंदर जाएगा तो मेजेंटेरिक इस्कीमिया, लेग के अंदर जाएगा तो लेग का इस्कीमिया, ब्रेन के अंदर जाएगा तो स्ट्रोक या ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक, अगर तो आई के अंदर जाएगा तो रेटिनल ओक्लूजन हो जाएगी। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपने याद रखना है एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, यू आर रेडी टू आंसर। प्लीज़ हिट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, ताकि हमें मज़ीद से मज़ीद मोटिवेशन मिले, क्योंकि इस काम को करने के लिए डेडिकेशन और मोटिवेशन चाहिए। जब आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस हार्ड काम को करने के लिए। थैंक यू सो मच।